स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच। अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट ने कंपटीशन रूल्स को अमेंड किया है और ये कंपटीशन रूल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दे हैव बीन इन न्यूज़ कॉन्स्टेंटली। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को तय कर रही थी और पर्टिकुलरली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो भारत में कंपटीशन को देखती है, यानी कि कंपनीज के मर्जर्स यानी कि विलय, और साथ ही साथ कंपनी डोमिनेंट पोजीशन कैसे होल्ड करती है मार्केट में, प्रोडक्ट्स मोनोपोली ही नहीं ऑलिगोपोली या फेयर कंपटीशन के तहत कैसे बेचे जाए इत्यादि के रूल्स सेट करने वाली हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू न्यो दैट व्हाट आर द न्यू रूल्स, अमेंडमेंट के क्या न्यू रूल्स हुए हैं और इसका गूगल पर्टिकुलरली से क्या लेना देना है, बिकॉज हाल ही में गूगल भी न्यूज़ में रहा है फॉर द फाइन्स दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन दिस पर्टिकुलरली बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोनों की चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे कैसे पार्लियामेंट भारत में प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ बाजार को कॉम्पिटिटिव बनाता है और एंटी कॉम्पिटिटिव एक प्रकार से चीज़ों को कम करता है। तो व्हाट इज़ दिस वी हैव टू गो अबाउट। पर्टिकुलरली जो अमेंडमेंट हुए हैं, कंपटीशन कमीशन को एक प्रकार से कुछ ताकतें दी गई हैं और साथ ही साथ कुछ नियम निर्देश तय किए गए हैं। सो फॉर एग्जांपल ये बताया गया है कि जितने भी मर्जर्स और एक्विजिशंस होंगे इंडिया में या इंडिया में काम कर रही कंपनीज की, वो सारे रेगुलेट होंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के मातहत, उनके थ्रू। आप कह सकते हैं कि मर्जर्स और एक्विजिशंस बहुत सारे होते हैं, कंपनीज रोज़ाना खरीदी और बेची जा रही हैं, तो इसमें थ्रेशोल्ड क्या होगा, यही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसके ऊपर विवेचना की थी, इसके ऊपर बात किया था। एंड नाउ दे हैव कम अप विद अ थ्रेशोल्ड। उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया है, यानी कि एक वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो होता है, जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू होता है, उसके बेसिस पर दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट ऑल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर नॉट एंटी कॉम्पिटिटिव, सो दैट ऐसा ना हो कि दो कंपनी मिल जाएं और उस सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करते। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज़ कहूँ कि अगर टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन आइडिया एक कंपनी है, रिलायंस एक दूसरी कंपनी है और एयरटेल एक तीसरी कंपनी है। मान लीजिए अगर इन तीनों कंपनी में से दो कंपनी मर्ज कर जाती हैं, राइट, तो थर्ड कंपनी के लिए या इस सेक्टर के लिए शायद एक डोमिनेंट पोजीशन अख्तियार कर लेगी, बिकॉज ओनली वन कंपनी विल टेक होल्ड ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 50% और 70% ऑफ द मार्केट। और ये मार्केट के लिए और पर्टिकुलरली उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर्स के लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं होगा। तो अगर ऐसे में वोडाफोन आइडिया और रिलायंस को मर्ज करना है तो उन्हें CCI की परमिशन लेनी पड़ेगी, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल थ्रू विच कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विल कीप एन आई। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्जर्स और एक्विजिशंस नहीं हो सकते, बस ये है कि मर्जर्स और एक्विजिशंस को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द जॉब ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि ये काम कुछ चैलेंजेस भी अख्तियार करता है इस रेगुलेटरी बॉडी के लिए, बिकॉज ये रेगुलेटरी बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, so that creates challenges. We'll see them challenges. दूसरा, एंटिटीज को बड़ा कर रहे हैं, यानी कि पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को देख रही थी और ज़्यादातर ऐसे कंपनीज को देख रही थी जो भारत में शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं, लेकिन अब इनका दायरा बढ़ाया गया है, दैट इज़ देयर स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। पर्टिकुलरली इस अमेंडमेंट में ये कोशिश की गई है कि डेटा रिच कंपनीज जो हैं या डेटाज में जो कंपनी डील करती हैं, या अगर मैं कहूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो कंपनीज डील करती हैं, उनको भी रेगुलेट करने का काम CCI करेगी, दैट इज़ वाई देयर स्कोप हैज़ बीन एनलार्ज्ड। थर्ड, रिड्यूसिंग द टाइमलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन। पहले अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई कंप्लेन लेके जाते थे कि मान लीजिए कि हमारे सेक्टर में, मान लीजिए कि आप सीमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि कंपटीशन फेयर नहीं है, आपके खिलाफ 4 बड़ी कंपनियों ने मिलकर एक कंपनी बना ली है, एक समूह बना लिए हैं और मोनोपोली के तहत
प्रोडक्ट्स के दाम घटाए और बढ़ाए जा रहे हैं, तो आप कंपटीशन कमीशन को अप्रोच कर सकते थे और कंपटीशन कमीशन इसका जवाब या इन्वेस्टिगेशन, उनके पास दायरा होता था 270 दिनों का। अब ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम कम कर दिया गया है, 170 दिन, सॉरी 150 डेज, तो 150 दिन दिए गए। विद इन 150 डेज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइनलाइज द रिपोर्ट। फाइनली जो तीसरी चीज़ है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। पहले अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आपके ऊपर इंक्वायरी कर रही है या किसी कंपनी के ऊपर इंक्वायरी कर रही है, तो उसे एक ऑफेंस माना जाता था, सिविल क्रिमिनल दोनों। अब इसे ऑफेंस ना बोलकर इसे डीक्रिमिनलाइज किया गया है। नाउ इट विल बी कॉल्ड एज फाइन्स। तो आप पेनल्टीज या सिविल फाइन्स भर सकते हैं और आपको एक आपराधिक तौर पर नहीं देखा जाएगा। यू विल बी इम्पोजिंग और यू विल बी पेइंग चलान्स और फाइन्स लाइक दैट। नाउ इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पर्टिकुलरली मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसी क्रम में ईपीएफओ की भी तैयारी कर रहे हैं, राइट? और ईपीएफओ से जुड़े एग्जाम्स आपको ज़्यादातर, या ऑब्वियसली दिस इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जब इंश्योरेंस या आप एक पेमेंट पेंशन रेगुलेटर के रूप में काम करेंगे, तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ऐसे रेगुलेटर्स के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए। इनफैक्ट बहुत समझ होनी चाहिए। सेबी क्या काम करती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है, आईआरडीए क्या काम करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के लिए वी हैव डेडिकेटेड वर्कफोर्स फॉर यू, वी हैव डेडिकेटेड क्लासेस फॉर यू। हमारे ईपीएफओ के बैचेस बहुत आगे चल चुके हैं, बहुत सारे बैचेस, बिकॉज जस्ट फ्यू डेज अगो एग्ज़ाम्स के डेट्स बताए गए हैं आपको। तो वी आर मेकिंग श्योर कि जो हमारे स्टूडेंट्स छूट गए हैं, दोज हु कुड नॉट हैव टेकन एग्जाम, दोज हु कुड नॉट हैव टेकन एडमिशन्स इन आवर बैचेस, हमारी दूसरी बैच जो है वो 17 अप्रैल से शुरू हो रही है। मेक श्योर that you enroll in this. This is one of the last batches that we are going for EPFO. उसके बाद ज़्यादा समय आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी नहीं मिलता है। तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस, यूज़ द कोड ASHLIVE। जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे यू विल गेट हेफ्टी डिस्काउंट। अगर आप कोड यूज़ नहीं करते हैं, द डिस्काउंट विल नॉट बी टेकन ड्यू फॉर। सो प्लीज़ टेक द कोड, टेक द कोर्स, सी फॉर योर सेल्फ। एक प्रकार से आपकी जो ईपीएफओ में, और यूपीएससी ने काफ़ी सालों बाद ईपीएफओ की डेट्स को पब्लिश किया है, एग्जाम्स को पब्लिश किया है, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, यूज़ दिस कोड, एनरोल इन इट सेल्फ एंड मेक श्योर कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 बैचेस ऑलरेडी आगे चल चुकी हैं। तो द क्लासेस आर ऑलरेडी स्ट्रीमलाइंड, करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक पोर्शन, दे आर ऑल गोइंग अप राइट नाउ एज वी स्पीक। तो आप ज़्यादा पीछे नहीं हैं, मेक श्योर you catch the last bus. Fine, I'll speak about it more at the end of the lecture. So let us come to what are the features of this amendment. देखिए, सबसे पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया, मर्जर्स और एक्विजिशंस को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है। ये तय किया गया है कि 2000 करोड़ से ऊपर के जितने भी मर्जर्स और एक्विजिशंस होंगे, beg your pardon, वो सारे वो सारे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करेंगी या उससे आगे बढ़ने की मंजूरी दी जाएगी। तो मान लीजिए कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी से मर्ज करना चाह रही है या उन्हें एक प्रकार से विलय करवाना चाह रही है, एक्विजिशंस चल रहे हैं, और वो ट्रांजैक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन 2000 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसमें आपको अनुमति कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की लेनी पड़ेगी। हुआ ये भी था कि पहले ऐसा भी होता था दैट देयर वाज व्हाट यू कॉल एज टारगेट बेस्ड एक्विजिशंस, यानी कि वैल्यू हो सकता था कम होंगे, लेकिन टारगेट कुछ और होता था। पर्टिकुलरली डेटा कंपनीज जब एक्विजिशंस करती थी तो उनके ट्रांजैक्शनल वैल्यूज़ कम होते थे, उनके प्रॉफिट और लॉस और भी कम हो जाते थे, लेकिन वो मार्केट में मोनोपोली ज़रूर क्रिएट कर जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल इन दिस, जो व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में डील हुई थी। व्हाट्सएप वॉज नॉट कॉल्ड मेटा देन, राइट नाउ इट इज़ कॉल्ड मेटा। तो व्हाट्सएप को ख़रीदा जा रहा था बाय फेसबुक, 2014 से आगे की ये घटना है, और इसमें एक्विजिशंस हैपेंड फॉर अराउंड $19 बिलियन। $19 बिलियन की डील थी, ये काफ़ी बड़ी डील थी। लेकिन आप देखेंगे बाद में इनका जो वैल्यू था, पर्टिकुलरली फेसबुक को अराउंड 233 मिलियंस का लॉस झेलना पड़ा। जितनी बड़ी ये डील थी उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं।
फेसबुक को, बिकॉज इट्स एन ओपन चैट बेस्ड प्लेटफॉर्म, राइट। आप व्हाट्सएप पे कोई एड्स नहीं देखते हैं। यू मस्ट थिंक कि फिर भी ये डील जो थी मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन अख्तियार कर रही थी। डोमिनेंट पोजीशन इसलिए बिकॉज एनक्रिप्शन बेस्ड चैटिंग सोर्स जो एक ओपन सोर्स है, जो फ्री बताया गया है, वो फेसबुक भी कर रही थी और व्हाट्सएप भी कर रहे थे। फेसबुक में आप और लोगों को जोड़ सकते थे, लेकिन व्हाट्सएप में आप एनक्रिप्टेड सर्विसेज के थ्रू बात करते थे। अब ये दोनों कंपनीज का जब विलय हुआ या मर्जर्स हुए, एक प्रकार से इंस्टेंट मैसेजिंग के क्षेत्र में इन्होंने डोमिनेंट पोजीशन रूप अख्तियार कर लिया। अब हो सकता है कि इनका वैल्यू ट्रांजैक्शन 2000 करोड़ से नीचे हो, ज़्यादा ना हो, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो द रीसेंट अमेंडमेंट सेज दैट इवन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन से आगे जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक थ्रेशहोल्ड का मर्जर होगा तभी ही सीसीआई उसमें हस्तक्षेप करेगी, लेकिन किसी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन अगर कोई कंपनी मर्जर्स के थ्रू पेश कर रही है तो उसे भी देखा जाएगा, उसे भी सीसीआई के हद में लाया जाएगा, उसे भी सीसीआई के स्क्रूटनी में लाया जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ इट। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दूसरे फीचर्स हैं, कि सेटलमेंट एंड कमिटमेंट टू एंटी कॉम्पिटिटिव प्रोसीडिंग्स। जब भी किसी कंपनी के खिलाफ एंटी कॉम्पिटिटिव शिकायतें आएंगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, तो वो इस पर अपने इन्वेस्टिगेशंस कर सकती हैं। दैट इज सीसीआई में इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एंटरप्राइजेस, और ये कौन से ग्राउंड्स पे? ग्राउंड नंबर 1, एंट्रिंग इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन जो कर्टेल करे। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, अगर आपका डोमिनेंट पोजीशन है और आप उसको अब्यूज कर रहे हैं तो भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हस्तक्षेप करेगी। आप कह सकते हैं कि सर हाउ डू यू मेक श्योर कि कंपनी अब्यूज कर रही है? तो अगेन मैं टेलीकॉम सेक्टर का एग्जांपल लूंगा कि मान लीजिए आज रिलायंस जियो अपने सिम कार्ड्स फ्री में कहती है, फ्री में बेच रही है, और डेटा प्लान्स जो है वो 10 रुपये से लेके 1000 रुपये या 3000 रुपये तक के पूरे साल भर के बेच रही है। लेकिन अचानक अगर मान लीजिए आफ्टर गेटिंग 50% मार्केट शेयर, रिलायंस जियो अगर कह दे कि आपको 400 रुपये से कम के डेटा पैक्स नहीं मिलेंगे, तो दैट इज एन अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट मार्केट पोजीशन दैट यू होल्ड, राइट। तो अगर आप मार्केट में सबसे ज़्यादा पोजीशन रखते हैं, यानी कि आप डोमिनेंट हैं, और फिर आप कंज्यूमर्स को पुश करते हैं टू स्पेंड मोर, दैट इज एन अब्यूज ऑफ योर डोमिनेंट पोजीशन। अगर ऐसे केसेस होंगे तो सीसीआई उसमें हस्तक्षेप कर सकते। थर्ड, डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस इन द परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जब आप खरीद रहे हैं तब डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से कोवर्स किया जाए कि आप इतने में ही सामान बेचिए, या परचेज आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पर ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये रिमोट खरीदना है तो मुझे ये रिमोट 2 रिमोट खरीदने के साथ ही मिलेगा, अदरवाइज आई कैन नॉट बाय अ सिंगल रिमोट। दैट इज कॉल्ड एज making sure that you have discriminatory procedures, you have discriminatory proceedings. इसका एक एग्जाम्पल गूगल का भी आता है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा थोड़े समय के बाद। थर्ड, रेस्ट्रिक्टिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को भी कम करना, ऐसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि ओपेक इंडस्ट्रीज ये काम खुले तौर पर करती है? ओपेक कंट्रीज, द ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो ओपेक कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरेबिया सबसे डोमिनेंट पोजीशन रोल रखती है, जिसमें और भी दूसरे ऑयल रिच प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो ये काम ज़रूर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जब भी आप देखेंगे कि पर बैरल तेल की कीमत कम होती जा रही है, राइट, वर्ल्ड मार्केट में तेल का शेयर या तेल की सप्लाई ज़्यादा है, तो पर बैरल दाम को बढ़ाने के लिए वो ऑटोमेटिकली एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं। वो ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देंगे। ओपेक इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ, यमन की बात कर रहा हूँ, वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ। ये अचानक मार्केट में प्रोडक्शन कम कर देंगे, सप्लाई कम हो जाएगा, और उसके बेसिस पे पर बैरल ऑयल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत आप देखते हैं कि शूट अप कर जाती है। नाउ दैट इज़ अ टैक्टिक्स विच हैज़ बीन यूज्ड बाय ओपेक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये डोमेस्टिक मार्केट में ना हो, क्योंकि सीसीआई जो है बाहर के देशों के मार्केट को रेगुलेट तो नहीं कर सकती हैं,
वो काम WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। डोमेस्टिक मार्केट में ऐसा ना हो। डोमेस्टिक मार्केट में जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसकी रेगुलेशन लगातार बनी रहे, ये भी काम CCI का है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि CCI कितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इंडिया में रेगुलेट कर रही है। इट इज़ वन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज जो मार्केट में कंपटीशन और फेयर कंज्यूमर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देती है। एंड लास्ट में जो डिमांड इंडस्ट्रीज की तरफ से थी, यानी कि जो डिमांड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से थी गवर्नमेंट के लिए, कि मान लीजिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी कंपनी को एक्यूजेशंस में या मर्जर्स में या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में दोषी करार दिया, तो उनके डायरेक्टर्स को कम से कम क्रिमिनल ना कहा जाए। उनके डायरेक्टर्स को कम से कम एक सिविल या जुडिशियल कस्टडी में उस तरीके से ना रखा जाए। इसे एक सिविल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाए, इसे पेनल्टी की तरह ट्रीट किया जाए, फाइन की तरह ट्रीट किया जाए। क्रिमिनलिटी का दाग इस पर ना लगे। दिस शुड बी इन दैट रिल्म। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को माना एंड द बिल चेंजेस द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। तो जो बिल है वो जो अब एक्ट बन चुका है वो पनिशमेंट का नेचर चेंज कर देता है। इट इज़ फ्रॉम जस्ट अ सिविल इम्पोजिशन ऑफ सिविल फाइन टू पेनाल्टी। तो आपको एक पेनाल्टी के तौर पर देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि मान लीजिए आपने रेड लाइट जंप की, तो आपको एक क्रिमिनल के तरह नहीं, लेकिन आप पर एक पेनल्टी दी जाती है बाय ट्रैफिक पुलिस, राइट। आपको जेल में तुरंत नहीं बंद कर दिया जाता है, या आपकी लाइसेंस जब्त की जाती है, या आपकी RC बुक जब्त की जाती हैं। आप एक क्रिमिनल नहीं कहलाते हैं, राइट। यू हैव टू पे पेनल्टी एंड देन यू आर लेट ऑफ, राइट। अगर आप ये चीज़ बार बार करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बंद भी किया जा सकता है, गाड़ी को इम्पाउंड भी किया जा सकता है, बट एटलीस्ट एक नॉर्मल ट्रैफिक चालान के लिए आपको जेल नहीं भेजा जाता है, राइट। तो एंटरप्रेन्योर्स आर सेइंग दैट ये बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, मर्जर्स, एक्विजिशंस, मार्केट शेयर में ज़्यादा प्रॉफिट लाना, ये एक नॉर्मल बिजनेस रूटीन है जो हर बिजनेस की एक प्रकार से नॉर्मल कोर्स ऑफ ग्रोथ होती है कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हम डोमिनेंट पोजीशन रखें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन को मार्केट से हटा दिया जाए, राइट। अगर कंपटीशन को मार्केट से हटा दिया जाएगा सो इट विल नॉट बी गुड फॉर इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द कंज्यूमर्स। और अंत में सरकार कंज्यूमर्स की ही बात सुनती है या माननी चाहिए। फाइनली कुछ चैलेंजेस भी हैं इस बिल में, इस एक्ट में, जो CCI के सामने है। फॉर एग्जाम्पल CCI के डायरेक्टर जनरल के जो पावर्स दिए गए हैं एक्ट में, वो भारतीय एक्ट दूसरे कुछ एक्ट्स के खिलाफ जा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर जनरल को ये पावर दिया गया है कि वो एविडेंस के तौर पर वकीलों से डेटा मांग सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर केस चल रही है गूगल के खिलाफ, तो गूगल के वकीलों से डायरेक्टर जनरल ऑफ CCI एविडेंस मांग सकते हैं। नाउ दिस प्रोविजन इज देयर इन द एक्ट, लेकिन ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के खिलाफ है। सेक्शन 126 ये बताता है कि आप क्लाइंट के लॉयर जो हैं, जो भी क्लाइंट आपके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, उनके लॉयर से उनकी चीज़ें आप मांग नहीं सकते। वो एक क्लाइंट लॉयर कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉज में है, राइट। वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आप लॉयर से नहीं मांग सकते। वो उनका हक है कि जो भी बातें क्लाइंट अपने लॉयर को बताएंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगी, वो गुप्त होगी। बट यहाँ पर ये प्रावधान उसके खिलाफ जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन के आगे अपील करना है तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, एनक्लैट में आप जा सकते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। लेकिन एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाने से पहले जितना भी पेनल्टी आप पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया है उसका 25% आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि गूगल के ऊपर 1337 करोड़ रुपए का पेनल्टी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इस डिसीजन के खिलाफ गूगल चाहे तो एनक्लैट में कंप्लेन कर सकते हैं या अपील फाइल कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं। ऐसे में अपील फाइल करने से पहले उन्हें 1300 करोड़ का 25% गूगल को माफ करिएगा एनक्लैट को देना पड़ेगा, राइट। ये भी प्रावधान जो है एक तरीके से
डिफीटिंग प्रावधान है, एटलीस्ट दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड फ्रॉम द कंपनीज और फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स का ये मानना है कि ये दोनों चीज़ जो हैं भारतीय सिंपल जिसको आप कहते हैं लॉज, पर्टिकुलरली रूल ऑफ लॉज या प्रोसीजर्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। बहरहाल ये देखने योग्य है कि गूगल के साथ क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन पर पेनल्टी लगाई। नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अक्टूबर 2022 से इस केस को सुन रही थी। दो केसेस थे गूगल के पास, गूगल के खिलाफ। वन वाज एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस फॉर इट्स अब्यूज इन कंडक्ट ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम। एंड्रॉयड इकोसिस्टम जो है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। पर्टिकुलरली आप दो सॉफ्टवेयर को अच्छे से जानते हैं, राइट? वन इज एंड्रॉयड, द अदर इज एप्पल्स ओएस, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड सिस्टम ज़्यादातर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जो आपके मोबाइल फ़ोन्स को चलाने में हेल्प करता है। एंड्रॉयड एक ओपन सॉफ्टवेयर था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको गूगल ने बाद में खरीद लिया। अब यही डोमिनेंट पोजीशन दे रहा था गूगल को। ये बताया गया कि उन्होंने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम को क्योंकि खरीद लिया और उसके थ्रू वो अपने एप्स पुश कर रहे थे फॉर ऑल द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए अगर ये एक मोबाइल फ़ोन है और इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, तो अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है और ये एक मोबाइल फ़ोन है तो मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम गूगल, बिकॉज एंड्रॉयड इज़ नाउ ओन्ड बाय गूगल और मैं उनसे लाइसेंस ले रहा हूँ। तो गूगल मुझे लाइसेंस इसी शर्त पर दे रहा है कि मैं गूगल के ऐप्स इस पर रख सकूं। आप बहुत बार मोबाइल खरीदने गए होंगे और आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली जब नॉन एप्पल मोबाइल, जब भी आप एप्पल के मोबाइल छोड़ के और भी कोई मोबाइल्स खरीदते हैं, अगर आप नोकिया के खरीद रहे हैं, सैमसंग के खरीद रहे हैं, ओप्पो के खरीद रहे हैं, राइट, आप देखिए कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स प्री इंस्टॉल्ड हैं, पहले से इंस्टॉल्ड है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर वो एंड्रॉयड सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो गूगल उन्हें कह रहा था, गूगल मान लीजिए सैमसंग को कह रहा है, गूगल HP को कह रहा है, गूगल नोकिया को कह रहा है कि जब तक आप हमारे ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड करके कंज्यूमर्स को नहीं देंगे, हम एंड्रॉयड यूज़ करने का लाइसेंस आपको नहीं देंगे। ये केस बना था गूगल के खिलाफ। दैट इज नंबर वन केस। सेकेंड, एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज अराउंड प्ले स्टोर वेयर इट एंजॉयज अ डोमिनेंट पोजिशन। यानी कि जो उनके प्ले स्टोर वाले ऐप हैं जिसमें वो दूसरे ऐप्स को एज अ मार्केट प्लेस रखते हैं, राइट? प्ले स्टोर पे जाकर आप दूसरे ऐप्स ढूंढ सकते हैं, दैट इज द मार्केट प्लेस, दैट इज द मार्केट सोर्स। बहुत सारे ऐप्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऐप्स जो हैं वो आप खरीद सकते हैं। नाउ प्ले स्टोर इज ओन्ड बाय गूगल, राइट? इट्स अ डोमिनेंट मार्केट प्लेस फॉर ऑल द ऐप्स। सारे ऐप्स का वो एक बाजार है। गूगल पर ये और आरोप लगा कि वो इस मार्केट प्लेस में भी अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचते हैं, अपने ऐप्स को ज़्यादा बेचते हैं, और जो उनके कंपटीशन में ऐप्स हैं उन्हें नहीं बेचते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, एक है गूगल मैप्स जो लगभग बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, राइट? इट इज़ जियो पोजिशनिंग मैप जिससे आप अपनी पोजीशन सैटेलाइट्स के थ्रू, पर्टिकुलरली जियो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स के थ्रू लोकेट कर सकते हैं। दैट इज GPS बेस्ड, राइट? GPS इज नथिंग बट अ जियो पोजिशनिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम विच इज टेकन बाय और विच इज कंट्रोल्ड बाय US। उसी तरीके से इंडिया की भी जियो पोजिशनिंग एप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल भुवन पोर्टल्स और फॉर एग्जाम्पल नाविक। नाउ नाविक को प्रमोट उसी तरीके से किया जाना चाहिए। पर्टिकुलरली नाविक भी हमारा IRNSS के 7 कॉन्स्टलेशन से बने हुए, 7 सैटेलाइट से बने हुए जियो पोजिशनिंग सिस्टम्स हैं, जिससे हमने नाविक का नाम दिया है, राइट? ये भी सैटेलाइट्स बेस्ड हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बेस्ड पोजिशनिंग है। 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है एंड वी आर एडिंग मोर, जिसके तहत हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 1500 किलोमीटर के आसपास की जियो पोजिशनिंग देख सकते हैं। अब गूगल मैप और नाविक दोनों ही आपको पोजीशन दिखाएगा भारत में, लेकिन जब आप ऐसे जियो पोजिशनिंग एप्स ढूंढेंगे तो सबसे पहले आपको
गूगल मैप्स ही बताया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन इन वन मार्केट प्लेस, बिकॉज मंडी आपकी है। आप बड़े आसान तरीके से इसे समझिए कि प्ले स्टोर एक मंडी है जिसमें एप्स दिखते हैं और बिकते हैं। जब मंडी आपकी है तो आप अपने प्रोडक्ट सबसे सामने रखेंगे और जो दूसरे वेंडर्स के प्रोडक्ट हैं वो आप नहीं रखेंगे, राइट। दिस वाज द सेकंड चार्ज ऑन गूगल, और दोनों ही चार्ज सीसीआई के सामने सत्य साबित हुए। एंड सीसीआई हैड इम्पोज्ड 2 चार्जेस, पर्टिकुलरली 2 पेनल्टीज उन्होंने इम्पोज की थी। पहले 934 करोड़ जो प्ले स्टोर के अब्यूज में था, और उसके बाद जो एंड्रॉयड केस के अब्यूज में था वो 1337 करोड़ की पेनल्टी। दोनों ही पेनल्टी अब एनक्लैड के सामने गूगल ने चैलेंज की है, पेश की है, वाइल द एक्ट वाज इवन फाइनलाइज्ड, राइट। सो यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे कि सीसीआई कैसे काम करता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सीसीआई। नाउ यू कैन इजीली एक्सपेक्ट दैट यूपीएससी आपको इससे जुड़ा हुआ कोई मेंस सवाल या सीसीआई से जुड़े हुए कोई प्रीलिम्स के सवाल ज़रूर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता होना चाहिए कि सीसीआई कौन से एक्ट से आता है, व्हाट इज़ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन और स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ द सीसीआई। एक सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि whether सीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या सीसीआई के पास इतने पावर्स हैं जितना सेबी के पास हो, या जितना कैग के पास हो, या जितना यूपीएससी के पास हो। ये कुछ ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, राइट, बट सीसीआई इज नॉट, राइट। सो आपको इस तरीके से भी अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, राइट। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, दैट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई योर मोबाइल फोन्स कम विद प्री इंस्टॉल्ड एप्स। ये एग्जैक्टली वही केस था जिसके लिए गूगल को फाइन किया गया है। तो एज आई टोल्ड यू, गूगल प्री इंस्टॉलेशन कहता है, यानी कि कहता है कि गूगल मोबाइल सूट जिसमें सारे ऐप्स एक साथ, गूगल के बहुत सारे ऐप्स हैं, आप सब लोग जानते हैं, वो एक साथ दिए जाते हैं अंडर द माडा एग्रीमेंट दैट इट हैज़ विथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि मोबाइल कंपनीज जो मोबाइल बनाती हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उनके साथ ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होती हैं, और वो एग्रीमेंट तभी तय होती हैं जब आप गूगल के ऐप्स को प्री इंस्टॉल कर सकें। यू नो व्हाट, देयर इज़ वन मोर फनी थिंग, यू कैन इवन नॉट डिलीट दीज ऐप्स, राइट। फॉर एग्जांपल, एमआई के फ़ोन्स में बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो, राइट। दैट इज़ ऑल्सो अब्यूज़, इट्स ग्रॉस अब्यूज़ इवन ऑफ योर प्राइवेसी, राइट। तो सीसीआई ने इन सब के लिए गूगल को जिम्मेदार ठहराया, and it had imposed some fines. So this is an example that how big data companies are also under the radar of CCI. पहले data companies radar में नहीं थी, अब radar में हैं. So I hope this session of Policy Watch helped you understand that what actually Competition Commission of India is doing. At the same point of time, वो challenge कैसे कर रही हैं big data companies को. इसी से related आपके और कुछ सवाल हों, डेफिनेटली यू कैन कैच अप विथ मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और आपके कुछ सजेशंस जो हम आगे जाकर डिस्कस करें इन पॉलिसी वॉच, यू आर मोर देन वेलकम टू रिप्लाई ऑन इट। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज आशीष। जाने से पहले आई विल ऑल्सो टेल यू दैट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर EPFO examinations, you don't need to look further. We have launched the batches for you. Just keep an eye on the dates. आप जितना जल्दी एडमिशन लेंगे, आपके बैचेस उतनी जल्दी शुरू होंगे, आपकी पढ़ाई उतनी जल्दी शुरू होगी। रिमेंबर, यू आर एज स्मार्ट, एज रिगरस एज योर प्रिपरेशंस आर, राइट। तो आपको अपने प्रिपरेशंस में कोई कसर नहीं छोड़नी है। वी आर वर्किंग विथ यू, वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड। हम जानते हैं दैट यू वांट टू क्लियर योर गोल, राइट। अगर आपके मन में गोल क्लियर है, यहाँ पे वो रास्ता है, राइट। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू विल डू इट। सो अप्लाई द कोड ASHLIVE। जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे, यू विल गेट hefty discounts. यूज दैट डिस्काउंट, बट रिमेंबर, मोर देन डिस्काउंट्स, वी वर्क ऑन क्वालिटी। हम चाहते हैं कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, so that you clear the exam easily. Also remember, those who are giving 2024-2025 batches, हमारे prelims to interview batches चालू हैं, 2025 के फाउंडेशनल कोर्सेज चालू हैं, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यूज द कोड ASHLIVE. The moment you apply code ASHLIVE, you will get hefty discounts. Use that, use this opportunity, clear your goals, clear your exam preparations. मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपके साथ बैठकर हम मेंस की तैयारी ऑफलाइन में करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट कोर्स that Study IQ has to offer you, right?
एट नो एडेड कॉस्ट। तो इतने सारे कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं, जस्ट चूज योर पाथ, गो अहेड विद इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।